एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि 4S रैंक हंटर्स कोरिया के और 4S रैंक हंटर्स जापान के, ये दोनों आमने सामने हैं एक फ्रेंडली मैच के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गोटो ryuji है वो इस फाइट में शामिल नहीं हुआ है। जिन्वू ये सोचते हुए कहता है कि शायद वो ये देखना चाहता है कि असल में हम सभी कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के थोड़ी देर बाद ही हमें ये देखने को मिलता है कि कोरिया के जो 2S रैंक हंटर्स हैं वो हार चुके हैं। बाकी जापान के जो 4S रैंक हंटर्स हैं वो अभी भी खड़े हैं। अब यहाँ पे बेक के सामने 3 बंदे खड़े होते हैं और बेक यहाँ पे 1v3 करने वाला होता है और वहाँ पे जो चाइन होती है उसके सामने वो 1v1 बैटल कर रही होती है, जिसको चाइन बड़ी आसानी से जीत लेती है। तभी उसके पीछे कुमामोटो आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और ये बात सोचता है कि वो बड़ी आसानी से इस लड़के को गिरा देगा और जीत जाएगा। लेकिन जो चाइन की इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम करती हैं और उसे बहुत ज़्यादा पंचेस कर देती है। वो तो यहाँ पे सोचती है कि वो उसे ब्लॉक करना चाहती थी, लेकिन गलती से उसने उसको बहुत सारे हिट्स दे दिए, जिसकी वजह से जो ये कुमामोटो वाला बंदा होता है वो रेज में चला जाता है। कुमामोटो जापान की गिल्ड में एक ऐसा बंदा है जो कि एक बार रेज में जाने के बाद कुछ भी नहीं सोचता, अपनी पावर को पूरी तरह से अनलीश करके किसी के ऊपर भी ये अटैक कर सकता है। गोटो ryuji ये बात कहता है कि आमतौर पे हम ये फाइट तो रोक देते, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये चलने देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो कुमामोटो होता है वो पागलों की तरह चाइन के ऊपर अटैक करने लगता है और चाइन को कॉर्नर करने के बाद उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे बीच में जिन्वू आता है और कुमामोटो को रोक लेता है। क्योंकि कुमामोटो यहाँ पे अपने होश में नहीं होता है, इसलिए वो जिन्वू के ऊपर भी अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जो वो होता है उसे तुरंत ही बेहोश कर देता है। यहाँ पे जो गोटो की असिस्टेंट होती है वो चाइन से कहती है कि हम फेयरली इस मैच को हार चुके हैं। तभी गोटो बीच में आता है और जिन्वू को यहाँ पे 1v1 बैटल के लिए चैलेंज करता है। जिन्वू इस फाइट के लिए हाँ कर देता है और मन में ये सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे ये मौका मिल गया चेक करने का कि आखिर मैं डीमन कैसल के बाद कितना ज़्यादा पावरफुल हुआ हूँ, और ये सभी चीज़ें सोचकर वो स्माइल कर रहा होता है। लेकिन उसकी स्माइल देखकर जो गोटो ryuji होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। फाइट को स्टार्ट करने से पहले जिन्वू यहाँ पे एक कंडीशन रखता है और ये कंडीशन ये होती है कि जो गोटो ryuji है वो अपना ऑल आउट जाएगा, मतलब इस बैटल को पूरी तरह से सीरियसली लेगा। फिर जिन्वू कहता है कि चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करने वाला होता है वैसे ही उसके कुछ सेकंड पहले जो गोटो ryuji होता है उस बैटल को यहीं पे स्टार्ट कर देता है और वो देखता है कि जो जिन्वू की मूवमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और साइलेंट है। तो गोटो ryuji यहाँ पे कहता है कि एक मैच टाइप है, मैं तो घंटा इस बात को नहीं मान सकता। वहीं दूसरी तरफ जो जिन्वू होता है वो ये बात सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं बोला, अपनी बात भी ख़त्म नहीं की, इससे पहले ये बंदा स्टार्ट हो गया। क्या सच में ये इतना ज़्यादा सीरियस हो गया है? तभी हमें चॉय चोंग इनको दिखाया जाता है जो कि स्मोक ब्रेक के लिए बाहर गया होता है। तभी वो अंदर आके जब देखता है इन दोनों के बीच में फाइट हो रही है तो वो कहता है क्या मैंने सच में इतना सारा मिस कर दिया? जिन्वू बार बार लगातार गोटो ryuji के सभी अटैक्स को डॉज किए जा रहा था। इससे गोटो ryuji इतना ज़्यादा चिढ़ जाता है कि वो अब मर्डरस इंटेंट के साथ यहाँ पे जिन्वू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी जिन्वू के सामने एक वार्निंग नोटिफिकेशन आता है जिसमें जिन्वू को ये बताया जाता है कि तुम्हारे आसपास कोई मर्डरस इंटेंट वाला बंदा है। ऑफ कोर्स सी बात है, जिन्वू यहाँ पे समझ जाता है कि गोटो ryuji अब उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और अब मर्डरस इंटेंट के साथ उससे फाइट कर रहा है। इस मैच का ये रूल होता है कि अगर आप अपने अपोनेंट की कलाई पकड़ लेंगे तो मैच वहीं पे एंड हो जाएगा। लेकिन जिन्वू यहाँ पे इस मैच को यहीं पे एंड नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो गोटो ryuji का हाथ पकड़ लेता है, जिससे ये होता है कि उसे एक अर्जेंट क्वेस्ट नहीं मिलता जैसे कि बाकी सभी के पे टाइम पे मिला था कि अर्जेंट क्वेस्ट में उसको ये मिलता है कि जो तुम्हारे सामने मर्डर लस्ट लेकर कोई बंदा है तो तुम्हें उसे तुरंत खत्म करने का क्वेस्ट मिल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं चाहता था जिन्वू यहाँ पे, इसलिए जिन्वू यहाँ पे स्प्लिट सेकेंड्स के लिए उसके हाथ को पकड़ लेता है जिससे जो मर्डर लस्ट वाला चीज़ है वो थोड़ा कम हो सके। गोटो जिन्वू से ये बात पूछता है कि तुम मेरी कलाई भी पकड़ सकते थे तो तुमने आखिर मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तो जो जिन्वू होता है इस चीज़ का रिप्लाई देते हुए ये कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी इस बात को जानता हूँ कि हम दोनों इस मैच को यहीं पे ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी पूरी पावर को अनलीश करते हैं और एक दूसरे से बैटल करने वाले होते हैं कि तभी इनके जो टीममेट्स होते हैं ये बीच में आके इन दोनों को रोक लेते हैं। बेक जिन्वू को रोकते हुए ये बात कहता है कि इस बंदे का सही सलामत रहना ज़रूरी है,
क्योंकि आने वाली रेड पे ये जापानीज टीम को लीड करने वाला है। फिर जिनवू गो गुन्ही से कहता है कि आप मेरा आंसर जानना चाहते थे कि आखिर मैं इस रेड को ज्वाइन करना चाहता हूँ या नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हमें गोटो ryuji को दिखाया जाता है जिसकी काफी ज्यादा फटी होती है। उस फाइट के बाद बेक अपने ऑफिस में वापस लौट के आ जाता है और वो अपने मन में ये बात सोच रहा होता है कि वो इतने टाइम से संग जिनवू को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा था। लेकिन वो कहता है अब टाइम है प्लान बी का, जिसमें वो संग जिनवू के साथ अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश करेगा। तभी उसी टाइम जेजू आइलैंड पे जो रेड होने वाली है उसमें जो हंटर पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं उनकी एक लिस्ट आ जाती है, जिसको देखने के बाद जो बेक होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसमें संग जिनवू का नाम नहीं होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें गोटो ryuji को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे किसी से बात कर रहा होता है और वो जिससे बात कर रहा होता है वो वाइस गिल्ड मास्टर सुजीमोटो होता है। गोटो उस बंदे से कहता है कि मेरे से भी ज्यादा पावरफुल यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम संग जिनवू है। तो यहाँ पे जो सुजीमोटो होता है उसे रोकते हुए ये बात कहता है कि उस बंदे का नाम मुझे इस लिस्ट के अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा है। गोटो कहता है कौन सी लिस्ट? तो सुजीमोटो उसको बताता है कि जेजू आइलैंड पे जो हंटर जाने वाले हैं उन सभी की यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। गोटो जब उस लिस्ट को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें संग जिनवू का नाम नहीं होता है। वो कहता है कि अगर इतने ज्यादा पावरफुल हंटर को कोई लेकर नहीं जा रहा तो जरूर वहाँ पे कोई मुसीबत आ सकती है। तो जो सुजीमोटो होता है वो उसको समझाते हुए ये बात कहता है कि इस रेड को 16 एस रैंक हंटर्स रेड करने वाले हैं, कोई भी सिचुएशन आएगी तो वो सभी हैंडल कर लेंगे। इसके बाद हमें जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन एंट अपने बच्चों को देखते हुए ये बात कह रही होती है हमें इस आइलैंड को अब छोड़ के जाना होगा क्योंकि यहाँ पे जो फूड सप्लाईज हैं वो खत्म हो गए हैं और जो मेरे बच्चे हैं वो आपस में ही एक दूसरे को खाने लगे हैं। हमें ऐसा होने से रोकना पड़ेगा जिसके लिए हमें एक यहाँ पे बहुत खतरनाक सोल्जर की जरूरत है। तभी हमें एक एग दिखाया जाता है जिसके अंदर एक एंट होता है जिसे तोड़कर वो बाहर निकल आता है और उसकी जो मदर होती है मतलब क्वीन एंट होती है वो उससे कहती है जितना मर्जी है उतना खाओ। यहाँ पे जो वो एंट होता है ऑफकोर्स ही बात है वहाँ पे अब फूड सप्लाईज खत्म हो गई थी तो वो अपने ही जो प्रजाति है उसको खाने लगता है। और अभी हमें जो एंट दिखाया गया है वही सबसे पावरफुल एंट है इन सभी में और ये जो एंट है वो जिनवू से फाइट करेगा। इसके बाद हमें एक कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे जेजू आइलैंड की जो तीनों लास्ट रेड है उन सभी को यहाँ पे एनालाइज किया जा रहा होता है, जिसमें हमें ये देखने और समझने को मिलता है कि जो एंट है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो गई हैं और साथ ही में यहाँ पे ये बात भी चल रही होती है कि जो संग जिनवू है वो आखिर इस रेड में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी हमें जिनवू को दिखाया जाता है जिसको इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और उसे तुरंत ही जिन्हो की याद आती है। जिनवू को ये बात याद आती है कि उसने जिन्हो से एक ऑफिस ढूंढने के लिए कहा था जिसकी मदद से वो अपनी गिल्ड को स्टार्ट कर सके। जिनवू जिन्हो को कॉल करता है, उसके बाद जो जिन्हो होता है वो जिनवू को एक ऑफिस में लेकर आता है और वहाँ पे उसे एक बात बताता है, एक कार्ड देते हुए उसे बताता है कि यहाँ पे कोरिया में कोई एक एस रैंक हंटर आया हुआ है जो कि तुमसे मिलना चाहता है। तभी जिनवू तुरंत अलर्ट हो जाता है और अपनी शैडो एक्सचेंज टेक्निक का यूज करके एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे एक बंदा किसी बंदे को परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जिनवू आ जाता है और उसे थोड़ा सा घायल करके उसे ये बात बोल देता है कि आज रात ही तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना, नहीं तो ये जो मेरा सोल्जर है ये तुम्हें मार डालेगा। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से वो सभी जेजू आइलैंड पे रेड के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर हमें गोटो को दिखाया जाता है जो कि ये बात सोच रहा होता है कि मैंने उस समय मौत देखी थी और वो इस बात को सोचते हुए कह रहा है कि मैं शायद ये सभी चीज़ें सोच के ज़्यादा ही सेंसिटिव हुआ जा रहा हूँ। इसके बाद हमें बहुत सारी बैटल शिप्स दिखाई जाती हैं जिसमें हर एक तरह के हंटर्स होते हैं। यहाँ पे वो सभी भी लोग होते हैं जिनकी जिनवू ने कभी ना कभी मदद की है। एक हेलीकॉप्टर में हमारी मेन टीम जा रही होती है जहाँ पे उनके साथ एक कैमरामैन भी होता है और वो जो कैमरामैन होता है वो कोई नॉर्मल कैमरामैन नहीं होता बल्कि वो एक ए रैंक हंटर होता है। उसने अपनी हंटर वाली जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसे जो रेड है वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, उसे अपनी हंटर वाली जॉब पसंद नहीं थी, इसलिए उसने हंटर वाली जॉब छोड़ दी और एक कैमरामैन बन गया। इसके बाद हमें बेक का वो फ्रेंड भी दिखाया जाता है जो कि एक एस रैंक हीलर था जिसके साथ बैठकर जो बेक था उसने बात की थी, वो यहाँ पे आ जाता है बेक का साथ देने के लिए। बेक उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा माइंड चेंज कैसे हुआ यहाँ पे आने का। तो वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना एक पल भी यहाँ पे नहीं टिक पाओगे। और बेक इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। चाइन बेक से जिनवू के बारे में पूछती है लेकिन उसे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि जो गोटो की टीम है वो ऑलरेडी जेजू आइलैंड पे पहुँच चुकी है और मिशन को उन्होंने
ने स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पे वेव को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो बाकी सभी एंट होती हैं उन सभी आइलैंड पे जो छुपी होती हैं वो सभी बाहर आना स्टार्ट हो जाती हैं। और वो सभी जो एंट्स आती हैं वो सभी हेलीकॉप्टर पे भी अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन जो चॉय जोंग इन होता है उस हेलीकॉप्टर में बैठा होता है और कहता है कि मैं इन सभी एंट्स को संभाल लूँगा। चॉय जोंग इन के नॉर्मल अटैक्स का उन एंट्स के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि वो सभी जो एंट्स होती हैं वो कुछ ज़्यादा इवॉल्व हो चुके होते हैं। चॉय जोंग इन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो जेजू आइलैंड पे लैंड कर जाता है और वहाँ पे जितने भी आसपास जितने भी एंट्स होती है उन सभी की वाट लगा डालता है। यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि इन सभी के पास सिर्फ 1 घंटा है क्वीन एंट को ख़त्म करने का। और इसी के साथ वहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी जेजू आइलैंड पे उतर जाते हैं और क्वीन एंट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को मेरी ये एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं अब आप सभी से मिलता हूँ अपनी आने वाली अगली वीडियो में।